कौन थे कातिल? पता नहीं, आज तक नहीं पता। मैं नहीं था। तकरीबन 1:30 बजे के करीब ये वक़ूआ पेश आया है। 1:40 1:40 के मुताबिक मैं जरूर था, लेकिन असल में मैं नहीं था वहाँ। और 3 बजे का तकरीबन टाइम था, मेरे वाले साहब ने मुझे दिया हुआ था कि भाई छोटा मौके पे मौजूद था, उसकी उम्र 62 साल है और वो आधे जिस्म का उसको फालिज भी है। देखिए, आप एक बहुत शातिर इंसान है जिसने एक भरपूर प्लानिंग की। आपने आज तक ना नहीं बोली किसी चीज पे। वालदा से टेलीफोन पे बात होती है जी 2-3 दफा हुई है। इट इज नॉट हिम हु इज स्पीकिंग, इट इज समवन बिहाइंड हिम हु इज स्पीकिंग। मैंने कभी जिंदगी में थाना नहीं देखा था, तो मैं तो 40 तक ही देखा। नाज़रीन, लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था। इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सरबरा मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी को दिन दिहाड़े उनके घर के बाहर कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने गोलियां मारी और रफू चक्कर हो गए। इल्जाम लगा दूसरे दिन जाके इनके सबसे बड़े बेटे अब्दुल कयूम के ऊपर। ये माजरा क्या था? अब्दुल कयूम मेरे साथ मौजूद हैं, इनके सवाल से हम तमाम हकायक पर बात भी करेंगे। बहुत सारे तनाज़ात भी खड़े हुए, लड़की का मामला आया, गाड़ी का मामला आया, जायदाद का मामला आया, और इसके अलावा इन पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि इन्होंने इससे कबल भी अपने वालिद के ऊपर कातलाना हमला करवाया था। आखिर इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है? इससे कबल कयूम ने कुछ इंटरव्यू दिया है और कुछ जगह पे नहीं बोला, तो इससे तमाम मामला आज हम पूछ लेते हैं और ये भी पूछेंगे कि अब ये गुजर बसर कैसी कर रहे हैं, या आजकल कहाँ रह रहे हैं, अपने बहन भाइयों के साथ रह रहे हैं, वालदा के साथ रह रहे हैं, या उस घर से बेदखल हैं। अस्सलाम वालेकुम कयूम। जी वालेकुम अस्सलाम। कयूम, आपके वालिद के साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश जी बिल्कुल। कौन थे कातिल? पता नहीं, आज तक नहीं पता। अब मैं भी ढूंढना चाहता हूँ, नहीं पता कौन है। मैं नहीं था। जो क्या लोग, हुआ था उस दिन? आप एग्जैक्ट उस दिन कहाँ थे? मैं अपने ऑफिस बैठा था, नया ऑफिस था हमारा, एक मेडिकल सेंटर था नया, मैं उधर जौहर टाउन था। और जो मर्डर है वो वलेंशिया H ब्लॉक मस्जिद के बाहर हुआ जुमे की नमाज के बाद। और तकरीबन 1:30 बजे के करीब ये वक़ूआ पेश आया है। 1:40 1:43 पे मुझे मेरे भाई की कॉल आती है और तकरीबन 2:06 पे मैं 7 मिनट पे पहुंचता हूँ हॉस्पिटल के बाहर डायरेक्ट। तो मैं अंदर जाता हूँ तो माई फादर हैड ऑलरेडी लेफ्ट द वर्ल्ड। और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम होता है, जो FIR के मुताबिक, आप तो मौके पर थे। FIR के मुताबिक मैं जरूर था, लेकिन असल में मैं नहीं था वहाँ। मैं था ही नहीं उधर। आप थे किधर उस वक्त? मैं रिदान मेडिकल सेंटर, हमारा नया मेडिकल सेंटर बना था, मैं उधर बैठा हुआ था। क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं ऑफिस वहाँ देखता था, आजकल नया मेडिकल सेंटर था, तो मैं वहाँ पे रोज तकरीबन जो है 5-6 महीने से उधर पहले जाता था, फिर वहां से आगे एक हॉस्पिटल जाता था मेन ऑफिस। तो मैं उधर बैठा हुआ था। तो मैं अभी जुमे की नमाज पढ़ के अमले के साथ वापस आया था, मुतलका मस्जिद सामने ही थी बिल्कुल मेडिकल सेंटर के, वहां मैं जुम्मा पढ़ के वापस आया था। और 3 बजे का तकरीबन टाइम था, मेरे वाले साहब ने मुझे दिया हुआ था, एक हमारी डिवीजन एग्रीमेंट साइन होनी थी। हमारे मेरे कजन है, उसके और मेरे बीच में हमारे जितने बिजनेस हॉस्पिटल मेनली के अंदर जो शेयर्स थे और उसकी हमारी डिवीजन एग्रीमेंट साइन होनी थी। तो उससे पहले वाले साहब के ऊपर अटैक होता और वाले साहब हलाक हो जाते, इंतकाल कर जाते। आप ये कह रहे हैं कि उस जायदाद की तकसीम के हवाले से जो वक्त मुकर्रर था वो लीक हो चुका हुआ था और ये मालूम था कि आज जायदाद तकसीम हो जानी है। जी, क्योंकि मेरे वाले साहब की मेरे से भी राब्ता हुआ था, मेरे वाले साहब का मेरा कजन से भी राब्ता हुआ था कि इतने बजे आज ये साइन होना है, क्योंकि बहुत डिले हो गया हुआ था वो डिवीजन एग्रीमेंट। और वो जायदाद नहीं, उसमें सिर्फ एक हमारा जो मेन हॉस्पिटल का बिजनेस है वो था, बाकी जितने भी कारोबार मेडिकल सेंटर्स चीजें थी वो सारे मेरे वाले साहब का सोल बिजनेस था, जो कि मेरे हैंड ओवर था, मैं ही देखता था। ठीक। अच्छा, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया, उनका कत्ल हो गया जी। आप वहां से पहुंचते हैं हॉस्पिटल जी। और फिर उनकी डेड बॉडी लेकर आप लोग जिना हॉस्पिटल जी बिल्कुल ऐसे, वहां पे पोस्टमार्टम होता है। जी बिल्कुल ऐसे। और आप उस वक्त तक पुलिस ने आपसे क्या राब्ता किया? पुलिस क्या पुलिस करती? सारी क्या तकरीबन evidence इकट्ठे सारी थी पुलिस वहां पे। एविडेंस मौके के अगर ऊपर देखा जाए तो उनको मौके के ऊपर से सिर्फ यहाँ खोल मिले थे, गोलियां खोल मिले, बस और कुछ भी नहीं था। कितनी उन्होंने गोलियां खोल थे? खोल बकौल उनके तो थे मेरे ख्याल में 8 थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने बाद में 5 शो किए हैं उसमें भी। और जो बॉडी के ऊपर निशान थे वो तकरीबन हमने जब गिने थे वो 10 से 12 थे, इन्होंने कहा 5 हैं वो भी। अच्छा, फिर लेकिन उसके बाद खैर वो पोस्टमार्टम होता है। FIR मैंने FIR पढ़ी भी नहीं थी, इन्होंने मुझे। FIR किसने दी? आप मुद्दई क्यों नहीं हो? मैं पहले मुद्दई में ही बन बड़े रहा बेटे तो था आप जी, हैं। मैं ही मुद्दई बन रहा था। तो वहां पे मेरा कजन बेसिकली देख रहा था, हमारे पास जाहिर एक शौक था, एक ट्रॉमा था फॉरेन का हमारे ऊपर वाले साहब का। तो उसने कहा कि मैं इस चीज को थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, तो वो ही देख रहा था। उसने कहा कि भाई छोटा मौके पे मौजूद था, उसी को बनाते हैं, क्योंकि उसने आई विटनेस भी था। और वहां पे जब बकौल भाई के वो कहता है कि जी FIR में भी मौजूद है लिखा हुआ कि 30 से 35 साल उम्र थी शूटर की, जो जिसने गोली चलाई वाले साहब पे।
और जिसको इन्होंने चलान किया जिस पे मौत वकूआ डाली हुई है उसकी उम्र 62 साल है और वो आधे जिस्म का उसको फालिज भी है, वो तो अच्छा। चल भी नहीं सकता सही। तो ये जो बीच में कैरेक्टर बाद में आए, ये इनका क्या रोल है? शहरियार कौन है? मैं उसकी शहरियार को जी नहीं कोई जानता खातून का भी था, एक उसके वालिद भी है, जी। आज भी एक शख्स की बेल होती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जी पहली बार शहरियार से कोई लेना देना नहीं, जितने भी मुकदमे वार है मेरा कोई लेना देना नहीं। वो आपको जानते हैं? नहीं, वो भी मुझे नहीं जानते। ये पैसे भी कैसे ट्रांसफर किए? पैसे तो ट्रांसफर कभी हुए ही नहीं, कौन सा प्रूफ ही नहीं। आप केस फाइल पढ़ें, अगर आप मिसलें पढ़ें तो देयर इज नो एविडेंस। या हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक बहुत शातिर इंसान हैं जिसने एक भरपूर प्लानिंग की? अगर की होती तो फिर तो ये होता कि भाई मौके पे साथ था, तो फिर तो भाई भी जाता साथ ही वालिद के, फिर तो मैं अकेला बैठता ना हर चीज के ऊपर। तो अगर इतनी प्लानिंग थी और इतने पैसे इन्वॉल्व थे तो फिर तो भाई भी साथ जाता ना। भाई तो कहता है मैं पीछे भी भागा शूटर के, उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं। उसने वालिद को छोड़ के उसने मेरे वकील साहब के पास, पहले मेरा भाई भी आया था लेके केस, और उसने ये बताया वकील साहब को, उसने कहा मैं शूटर के पीछे भागा हूं। लेकिन फिर आपका नाम किसने दिया इस एफआईआर में? आपने तो अपने वालिद की नमाज जनाजा भी खुद जी पढ़ाई? मैंने बिल्कुल पढ़ाई है। मेरे भाई का कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं है मेरे खिलाफ। इन्होंने पुलिस हिरासत के अंदर मुकदमेवार के बयान के ऊपर, को अक्यूज्ड की स्टेटमेंट के ऊपर इन्होंने मुझे इसके अंदर अक्यूज किया। कितने दिन आप पुलिस की तहवील में रहे? वरना अमूमी तौर पर हम तकरीबन देखते हैं पुलिस गिरफ्तार करती है, 2-4 दिन के बाद रिमांड ले लेती है, जी जी फिर मैं रिमांड में कुछ रवायती तरीके इख्तियार करते हैं। आपका तो रिमांड भी नहीं लिएगा, तकरीबन 2 माह और 13 दिन जी शायद। तकरीबन आपको तो मेहमान बना के रखा, क्या वजह थी? जी अल्लाह ताला ऐसा मेहमान किसी को भी ना बनाए। और वो मुख्तलिफ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस चेंज हो रही थी, तकरीबन 3-4 इन्वेस्टिगेशंस चेंज हुई हैं, फिर एंड पे इन्वेस्टिगेशन पंजाब के पास गई है इन्वेस्टिगेशन, और फिर उन्होंने रिमांड लेके उन्होंने फिर हमें चलान कर दिया था। क्या इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकला? 2 इन्वेस्टिगेशन माह और 13 दिन में कुछ भी नहीं निकला? जी उसके अंदर ये हुआ कि इनने मेरे ख्याल पहले दिन ही टीवी पे चल गया था कि जी सारे पकड़ लिए हैं। 4 तारीख को मैं जेर हिरासत आया हूँ, तकरीबन उसके कोई 2 हफ्ते बाद ये 3 जो ये कार लिफ्टर हैं ये तीनों आए हैं, पेश लड़की हुए भी थी हैं। कोई? नहीं, कोई लड़की का कोई रोल। लड़की का क्या मसला? कहाँ से आई? वो वो मेरी अमेरिका निजी से आई? नहीं, वो अमेरिका से आई? लंदन कोई नहीं, वो पाकिस्तान की थी, और ना उसका किसी शोबिज़ इंडस्ट्री किसी से कहीं ताल्लुक नहीं था। एक पाकिस्तान के बड़े खानदानों में से खानदान की लड़की थी, और वो मेरी निजी जिंदगी का मामला था। और उसको भी, किसी की भी, चाहे वो मेरी हो आपकी, किसी की भी माँ बहन बेटी की इज्जत साझी होती है और किसी को नाजायज जलील नहीं करना चाहिए। आप ड्रग भी लेते हो? नहीं जी, मैं कोई ड्रग्स नहीं करता। और ये डीआईजी साहब ने अगले दिन इंटरव्यू में भी कह दिया था कि जी ड्रग्स का कोई लेना देना नहीं है। और ये मेरे भाई और मेरी वालदा ने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को मॉडल टाउन के अंदर भी यही बोला था। उन्होंने कहा था हमने आपको बताया भी था ड्रग्स नहीं लेता, टीवी पे जा रहा था। उन्होंने कहा जी मीडिया अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसी खबरें चलाता है, हमने आप पर पहले भी तो इल्जाम लगा कि आपने अपने वालिद पर एक अटेम्प्ट पहले भी करवाई है। जी वो अटेम्प्ट होती है मेरे ख्याल में 10 जनवरी 2024 का पर्चा है, थाना चूंग का 440 पे का पर्चा है, जिसको हवाई फायरिंग के अंदर कंसिडर कर ले आप। पाकिस्तान जी, और उसको नवंबर के अंदर उसको 324 में कन्वर्ट किया जाता है। और इस वाकये के बाद जी वकूआ का तकरीबन 4 महीने बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो जो ऑनरेबल जज थे हाई कोर्ट के, तो उन्होंने भी यही सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब मुदई खुद मेरे वाले साहब थे उस पर्चे में, उन्होंने कहा कि वो 8 महीने जिंदा थे जब उन्होंने किसको नामजद नहीं किया, तो आपने किस तरह कर दिया है? तो आप अपना केस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, 302 वाला केस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो जज साहब, वकील साहब के पास, जो अपोजिंग वकील थे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था इस बात का। और जो मेरी बेल ऑर्डर है उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट कयूम विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ। तो गाड़ी किधर है आजकल? जो सुने गाड़ी का भी रौला था आपके, वो गाड़ी पहली बात ये लड़ाई चल रही थी कि जी मैंने मैं बताया आपको ये गाड़ी लेनी है और आपको दे नहीं थे रहे। मैं आपको वालदा भी मेरे नाराज हुई थी। नहीं, मेरे वालिद साहब ने आज तक ना नहीं बोली किसी चीज पे, कभी जिंदगी में ना नहीं बोली। चाहे वो गाड़ी हो, वो जहाज हो, वो जूता हो, वो कुछ घड़ी हो, उन्होंने कभी ना नहीं बोली। उन्होंने हमेशा एज ए बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। वो वालिद कम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा रहे हैं मेरे वालिद साहब मेरे साथ, और मेरा उनका ताल्लुक आप मीडिया पर्सनालिटी जितने भी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा थी। वालिद कम थे, दोस्त ज्यादा थे। जितने लोग उनको करीबी जानते हैं, जिसमें ज्यादातर मीडिया वाले भी आप लोग सारे उनको पीटीआई की वजह से और सियासत की वजह से जानते ही हैं, तो वो भी हमेशा, अगर आप उनकी कोई क्लिप्स निकालने दिखाएं, मैं हर जगह उनके साथ ही हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स भी मैं ही मैनेज करता था और कारोबार वालदा से ताल्लुकात कैसे थे? बिल्कुल ठीक थे, अब कैसे? बहुत दोस्ती। अब मेरी इतना कोई राब्ता नहीं, कितनी याद कोई बात आती है? बहुत आती है। क्यों नहीं ठीक होते ताल्लुकात अब?
वो कहते हैं जी प्रेशर बहुत है, किसी एक फैमिली मेंबर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और वो आप जाके वालदा से मिले इस नहीं, मैं जा तो सकता हूँ घर भी, ऑब्वियसली इट इज माय फादर्स हाउस एंड नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग, लेकिन मैं चाहता नहीं कि वहां जाके कोई। वालदा से टेलीफोन पे बात होती है? जी 2-3 दफा हुई है। क्या कहती हैं वो? कुछ नहीं, एक दफा हुई थी तो पहले शोहर चला गया, जी अब बेटा भी उनसे दूर उन्होंने है, मुझे मुलाकातें भी भेजी जब मैं जेल थे। जी जेल था, तो तब भी पैगाम यही आता था जो मुलाकात लेके आता था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो मिलना भी चाह रही है लेकिन बहुत प्रेशर है जिसकी वजह से वो नहीं मिल सक रही। अब क्या है मसला है? आप खुद क्यों नहीं पहुंच जाते, या मिडल मैन के जरिए उनसे को राब्ता करें बात? मैं चला भाई जाऊं से लेकिन क्यों नहीं होता वो जो राब्ता? मेन बेनिफिशियरी सारे केस के हैं वो मेरे एक, भाई से क्यों नहीं होता मैं राब्ता? वो बता रहा हूँ, वो मेरा भाई बच्चा है एक छोटा 22 साल का, छोटा उसको तो है। इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि आपकी खुद की उम्र उसको कितनी है? मैं आई एम 25? ओल्डर देन इससे ज्यादा क्या होगी? यार 2-3 उम्र साल ना का ही फर्क। पूछें तो आप क्या होता है अब। मर्द की उम्र बता देते नहीं हैं, नहीं, मर्द तनख्वाह की भी नहीं नहीं, बताते। आजकल नहीं, तनख्वाह भी ना पूछे ना तनख्वाह आप नहीं उम्र पूछते। पूछे। मुझे ये बताया ना, अब छोटा भाई है, आखिर जी वो जी आपके साथ ही हाथों में इकट्ठे पला भी जी जी होगा, खेलते भी रहे जी हैं, जी वालदा के भी आंगन में आप लोगों का बिल्कुल वक्त ऐसी गुजरा है। है। वो याद बेसिकली तो आपकी ही इज है ना, बीइंग फैमिली तो अब मैं आपकी आपको यही है। वो बेसिकली it is not him who is speaking, it is someone behind him who is speaking, and that कैसे someone is ठीक हो not, सकता है सारा कुछ? ये वालिद का कातिल कोई नहीं मिल रहा, सब मैं लोग अदालतों से छूट रहे हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ, कैसे ढूंढोगे कातिल? उनको इसके लिए एक ही हल है कि वो हम एक टेबल पे बैठे, एक पेज पे आए, सारे फैक्ट सामने रखें, उसको एक बड़ा दिल करके बड़ा दिमाग करके खोल के देखें, उसको हम सोचें और फिर हम असल कातिल को सामने लाएं और उसके पीछे जाएं और उसको हम अंजाम तक पहुंचाएं। कहते हैं कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर जो है ना वक्त है। आप इस पर तो अमल पैरा नहीं कि वक्त गुजरता जाएगा, चीजें बेहतर होती जाएंगी? नहीं, कुछ चीजों में देखिए वक्त जरूरी है, वक्त के साथ आप बहुत कुछ सीखते भी हैं और वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल नहीं सिखाते वो वक्त आपको सिखा देता है, प्रैक्टिकल सिखा देता है। मैंने कभी जिंदगी में थाना नहीं देखा था, तो मैं तो 40 चक्की भी देखा हूँ, तो वो बहुत लाइफ लर्निंग लेसन है टू, उससे मुझे अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी। अल्लाह आखिरी ताला क्या अपील करेंगे? अपील गवर्नमेंट से यही करेंगे या अपने घर वालों से करेंगे? नहीं, गवर्नमेंट से तो मेरी कोई अपील नहीं, अल्लाह ताला से अपील है। अल्लाह ताला है, कोई ना हो तो अल्लाह तो है ना उसका, मेरा अल्लाह है। और घर वालों से यही है कि वो जरा थोड़ा दिल दिमाग बड़ा करें, सोचें, एक टेबल पे बैठें और इसको वाइंड अप करके चीज को, जो असल उस बेनिफिशियरी, जो असल ब्रेन्स बिहाइंड द मर्डर है, उसको हम उसकी अंजाम तक पहुंचाएं और उसका चेहरा सबके सामने लेके आए। चल, बहुत शुक्रिया। सर मेरे साथ मौजूद थे अब्दुल कयूम। इन्होंने वो तमाम राजों से आज पर्दा उठा दिया है जो अब तक छुपे हुए थे। इन्होंने बताया कि इनके वालिद का कत्ल में तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है, और जो इसके पीछे शायद इन्हें कुछ शक भी है, और ये वो शख्स किस तरह सामने आएगा जब तक ये फैमिली सामने इकट्ठी एक टेबल पर एक छत के नीचे नहीं बैठेंगे, दिल को बड़ा नहीं करेंगे, तब तक ये मामला सुधरेंगे नहीं। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।